का हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं फिक्स्ड इनकम की, यानी आपके डेट पोर्टफोलियो की। मेरे साथ दिव्यांग शाह को हेड फिक्स्ड इनकम एक्सिस म्यूचुअल फंड जुड़ गए हैं। दिव्यांग, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में, जहां पर सबसे पहला सवाल, ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस का किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है भारतीय बाजार पर, और किस तरह से इसको आप पढ़ते हैं, और किस तरह से भारतीय बाजार ने इस क्राइसिस को पचा लिया है, क्या कहेंगे? तो हमारा अनुमान ऐसा है कि अगर आप देखेंगे तो ये जो ग्लोबल बैंकिंग, जो स्पेसिफिकली जो रीजनल बैंक्स थे, जहाँ यूएस में जो छोटे बैंक्स थे, उनमें जो लिक्विडिटी क्राइसिस हुई है एंड उसमें स्पेसिफिकली जो डिपॉजिट आउटफ्लोज हुए उसके वजह से लिक्विडिटी क्राइसिस हुई थी, वो फेड ने और वहां की गवर्नमेंट ने काफी अच्छी तरीके से संभाला है। उन्होंने डायरेक्शनली एक तो 2-3 स्टेप्स लिए, इमरजेंसी लिक्विडिटी विंडो चालू कर दी, जिसके हिसाब से जहां पे भी डिपॉजिट बहुत आउटफ्लोज हो रहे थे उसका अनुमान लगा के एक लिक्विडिटी कुशन बफर करके बैंकिंग सिस्टम को दे दिया गया है। दूसरा चीज, उन्होंने काफी टेक ओवर करवा दिए, तो जो बैंक स्ट्रेस में थे उनको टेक ओवर करवा दिए बड़े बैंक के साथ, और मर्ज करवा के जो भी इम्पैक्ट बहुत मिनिमल हो इकोनॉमी पे उनका ध्यान रखा है। हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि फेड अलग डायरेक्शन देखता है। फेड सोच रहा है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है उसके लिए वो इन्फ्लेशन और ग्रोथ का आउटलुक देखेंगे, और इसकी जो रीजनल क्राइसिस जो बैंकिंग की हो रही है वहां पे, रीजनल बैंक सिस्टम की, उनको अलग तरीके से लिक्विडिटी विंडो के थ्रू मैनेज किया जाएगा। इसका इम्पैक्ट भारत की जीडीपी ग्रोथ, बैंकिंग सिस्टम पे हमें कोई नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई बड़ा इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है। हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये कंटेजियन भी नहीं है। एक जो जैसे हमने 2008 में एक फाइनेंशियल कंटेजियन देखा था कि एक क्राइसिस के बाद दूसरा बैंक कोलैप्स हो रहा था, हमारा अंडरस्टैंडिंग है ऐसा अभी इमीडिएटली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और इम्पैक्ट जो भारतीय इकोनॉमी पे है वो बहुत मिनिमल रहेगा। चलिए, तो अब जिस तरह से हमारी रिजर्व बैंक ने एक रेट हाइक पर पॉज लिया हुआ है, ये पॉज आपको कितना लंबा जाता हुआ दिखाई दे रहा है उस सिनेरियो में, अगर यूएस के बाजारों में हम इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ देखेंगे तो हमारा अनुमान ऐसा है कि अगर जो मॉनेटरी पॉलिसी अभी नेक्स्ट वीक होगी उसमें भी आरबीआई पॉज पे ही रहेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल जो आरबीआई जो चीज और जो मैक्रो वेरिएबल एलिमेंट्स को देखते हैं पॉलिसी डिसाइड करने के टाइम पे, आई थिंक जो दो इंपॉर्टेंट वेरिएबल रहते हैं वो एक है ग्रोथ और दूसरा है इन्फ्लेशन आउटलुक। ग्रोथ काफी इकोनॉमी में ठीक ठाक रहा है। आई थिंक थोड़ा डिमांड जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स रहते हैं उसमें थोड़ी डाउनवर्ड ट्रेंड दिखना शुरू हुआ है जस्ट, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहा है। इन्फ्लेशन हमारा अनुमान ऐसा है कि पूरा क्वार्टर का इन्फ्लेशन, या अगर आप नियर टर्म इन्फ्लेशन के प्रिंट्स भी देखेंगे, सीपीआई हेडलाइन इंडिया में अराउंड 4.5 से 5 के बीच में रहेगा अगले 5 से 6 महीने तक। इस माहौल में जहां पे काफी रेट हाइक हो चुके हैं, आपको अंदाजा रहेगा ही कि एक साल में हमारे आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स 335 से 6.5 लेके गए हैं। तो 335 से 6.5, 300 सवा 300 बेसिस के रेट हाइक के बाद उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे देखना जरूरी है, और ज्यादा हाइक करके इकोनॉमिक डाउनटर्न लेके आना का कोई मतलब नहीं है। तो हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा है कि अगर एक छोटी प्रोबेबिलिटी है कि फेड लास्ट हाइक करे, बट फेड हाइक करे ना करे, आरबीआई इस मॉनेटरी पॉलिसी पे पॉज में रहेगा। डायरेक्शनली हमें रेट्स इस साल में 50 बेसिस के रेट कट की संभावना है, बट वो रेट कट होंगे वो काफी फैग एंड में होंगे। वो हमारे हिसाब से जनवरी टू मार्च 2024 में हमें रेट कट दिखते हैं। उसके पहले आरबीआई पॉज मोड पे ही रहेगा। ये बताएं हमें कि किस तरह से बॉन्ड यील्ड्स ने अब घटते महंगाई को अब फैक्टर इन कर लिया है? पार्शियली फैक्टर इन कर लिया है, तो आपकी बात सही है। अगर आप देखेंगे लास्ट 2 महीनों में मार्च के बाद बॉन्ड मार्केट यील्ड्स काफी रैली हुई है। अगर आप कोई भी पॉइंट पिकअप कर लीजिए, जो फिक्स्ड इनकम मार्केट में पॉइंट्स कर्व रहते हैं, जैसे शॉर्ट कर्व, लॉन्ग कर्व, वैसे सारे अगर बॉन्ड्स आप देखेंगे तो उसमें 40 से 50 बेसिस की रैली हो चुकी है।
हमारा अंदाजा ऐसा है, अभी बहुत कम रेट कट्स प्राइस इन हुए हैं। अभी तक जो रैली हुई वो हुई बिकॉज आरबीआई ने एक सरप्राइज पॉज रखा था। आपका आपने जैसे हाईलाइट करा बिगिनिंग में कि एक रीजनल यूएस बैंकिंग क्राइसिस हो गई थी, जिससे सब लोग को एक अंदाजा बैठ रहा था कि यूएस इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी बहुत बड़े रिसेशन में जा सकती है, और उसके वजह से रेट्स में रैली हुई कि जहां से डायरेक्शनली ग्रोथ वीक दिखेगा, इन्फ्लेशन अभी यहाँ पीक हो चुका है। तो हमारे अंदाजा के हिसाब से अभी तक 40-50 बेसिस की रैली हुई है, लेकिन जो बहुत रेट कट्स आने वाले हैं फ्यूचर में वो ज्यादा प्राइस इन नहीं हुए हैं, स्पेसिफिकली बॉन्ड मार्केट्स में। स्वैप मार्केट जो है, जो ओआईएस रहता है, जो हेज करने के लिए काम किया जाता है, उसमें 25 से 50 बेसिस की रेट कट प्राइस इन हो चुके हैं। बॉन्ड मार्केट्स में हमारे हिसाब से बहुत कम रेट कट्स प्राइस इन हो चुके हैं। यहां से अगर एक साल में हमें 50 बेसिस का रेट कट दिखता है तो हमारे अनुमान के हिसाब से बॉन्ड मार्केट्स यहां से और 25 बेसिस की रैली दिखा सकते हैं इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे तो अब तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए किसी को 10 साल, 1 साल या मीडियम टू लॉन्ग टर्म रणनीति बनानी हो तो आप क्या रेकमेंड करेंगे? हमारे अंदाजा के हिसाब से अगर किसी की जो इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है, अगर वो शॉर्ट टर्म होराइजन से इन्वेस्ट करना चाहता है, जो उसका पार्किंग सोल्यूशन देखा जाता है जनरली जैसे, तो वो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए मनी मार्केट फंड्स या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स। सेबी ने बहुत सारे कैटेगरीज फंड बनाए हैं, मनी मार्केट फंड्स बेस्ट सूटेड है ऐसे इन्वेस्टर के लिए। अगर इन्वेस्टर की जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ी लंबी है और उसको 2-3 साल प्लस उसका एक थॉट प्रोसेस है कि उसको इंटरेस्ट रेट डाउनवर्ड मूवमेंट में उसको वो गेन्स कैप्चर करने हैं, तो हमारे अनुमान के हिसाब से शॉर्ट टू मीडियम टर्म फंड्स में पैसा डाला जा सकता है, या फिर डायनामिक बॉन्ड फंड्स एज अ कैटेगरी इज व्हाट वी आर करंटली रेजिंग। तो वो कैटेगरी आई थिंक इन्वेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कैटेगरी रहेगी इस माहौल में। देवांग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और फिक्स इनकम के लिहाज से दर्शकों को पूरा मामला समझाया। धन्यवाद।